गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण पार्ट 1 पढ़ेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनसे हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चलनेत्र या चलनी द्वारा पृथक किया जाता है। चित्र में चाय की पत्तियों को छलनी द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जिससे पीने योग्य चाय हमें प्राप्त होती है। सस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, जैसा कि हमने अध्याय 3 में रेशों से बीजों का पृथक करने के लिए कपास को उड़ते हैं देखा था। इसमें पोहे का चित्रण किया गया है और मिर्च को दिखाया गया है कि खाते समय मिर्च को निकाल दिया जाता है। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोया खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किया जाने वाला पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए कि यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करना सोचना भी असंभव है। अतः आगे अध्ययन बिंदु में हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों के पृथक्करण की विधियों का अध्ययन करेंगे। इस चित्र में दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकालने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जो एक प्रकार की पृथक्करण प्रक्रिया है, जिससे आसानी से हमें दूध या दही से मक्खन की प्राप्ति होती है। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थ के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव या गैस भी हो सकते हैं। इसीलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है, हम आगे अध्ययन बिंदु में पढ़ेंगे। पदार्थों का पृथक्करण क्यों किया जाता है, उनका उद्देश्य क्या है, पृथक्कृत अवयव का हम क्या करते हैं, इसकी यदि सारणी निर्मित करें तो वो इस प्रकार निर्मित होगी। पदार्थों का पृथक्करण प्रक्रम, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं। पृथक्कृत अवयव का हम क्या करते हैं? सबसे पहले चावलों से पत्थरों को पृथक करें तो दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक कर सकते हैं और ठोस अवयव को हम फेंक देते हैं। इसी प्रकार मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन किया जाता है, जिससे अनुपयोगी अवयवों को दूर कर देते हैं और अशुद्धियों को हम फेंक देते हैं। इसी प्रकार चाय की पत्तियों का पृथक करके हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है और हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार अलग अलग पृथक्करण प्रक्रम से हम विभिन्न प्रकार के उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला अध्ययन बिंदु है पृथक्करण की विधियां। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने दैनिक क्रियाकलापों में भी किया होगा। हमारी पहली पृथक्करण विधि है हस्तचयन। हस्तचयन प्रक्रिया को हम एक क्रियाकलाप से समझ सकते हैं। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लेके आइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथों से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। जी हाँ विद्यार्थियों, घर पे यदि आपके अनाज लाया जाता है या रसोई का कोई सामान लाया जाता है तो आपने अपने घर पे भी देखा होगा। क्या आपके घर के बड़े या आपकी जो माताजी हैं वो इन पदार्थों को हस्तचयन विधि द्वारा अशुद्धियों को पृथक करके फिर उन पदार्थों का उपयोग करती है। चित्र में अनाज से पत्थर के टुकड़ों को हस्तचयन विधि द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है कि किस प्रकार श्रमिक जो है वो हस्तचयन विधि द्वारा अनाज से पत्थर के टुकड़ों को अलग कर रहा है। अगली पृथक्करण विधि है थ्रेशिंग। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी पर अन्य कण चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक अन्य कणों की डंडियों को इतने डालियों के गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं?
आम तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में इतने छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्य कणों की उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है, आइए देखें। डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है, जिसका चित्रण आगे दर्शाया जाएगा। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बेलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। चित्र में किसान द्वारा थ्रेशिंग प्रक्रिया को दर्शाया गया है कि किस प्रकार वह अनाज की बालियों को किसी सूखे गट्ठर या पत्थर पर पीटकर अनाज को निकालता है, परंतु आजकल हाथ की जगह थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग कर अनाज को डंडियों से अलग किया जाता है। अगली पृथक्करण विधि है हमारी निष्पावन विधि। इसको हम एक अन्य क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। सूखे रेत अथवा बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के आमाप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? नहीं। आइए देखिए इनका पृथक्करण कैसे होगा। इस मिश्रण को खुले मैदान में लाने पर या किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े होकर मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र में रखकर जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। यह प्रक्रिया अपनाने पर क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल होता है? किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है, जिसमें भारी अवयव वहीं पर नीचे गिर जाते हैं, जो हल्के अवयव हैं वो उड़कर दूर चले जाते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। जिस प्रकार हमने अभी क्रियाकलाप में देखा कि रेत जो भारी कण है वो सीधा नीचे गिर जाएगा और हल्के कण जो पत्तियां वगैरह है वो उड़कर दूर चली जाएगी। साधारणतः किसान इसी विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। इस चित्र में किसान महिला द्वारा निष्पावन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है कि किस प्रकार वह ऊंचाई पर चढ़कर अनाज को ऊपर से गिराती है, जिससे उसमें हल्की अशुद्धियां जैसे तूष वगैरह लकड़ी की डंडियां जो है वो वायु के झोंके से उड़कर दूर चली जाती है और भारी अनाज नीचे की ओर एकत्रित कर लिया जाता है। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजन के प्रयोग किया जाता है। हमारी अगली पृथक्करण विधि है चालन। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी यानी कि छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। चित्र में चालन प्रक्रिया द्वारा आटे को छानने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है कि चलनी में आटे को डालने पर यदि उसको हिलाते हैं तो बारीक आटा नीचे चला जाता है और अशुद्धियां चलनी में रह जाती है, जिससे आसानी से हम अशुद्धियों को पृथक कर सकते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती है। प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी में डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसे जो निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। आइए इसको चित्र द्वारा समझें। चित्र में श्रमिक द्वारा चालन प्रक्रिया द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। चालन जिसमें अशुद्धि युक्त रेत को डाला जाता है, जिससे बारीक रेत नीचे की ओर निकल जाती है, और अशुद्धियां जिसमें बड़े कंकर और कई प्रकार के पदार्थ होते हैं वो ऊपर की ओर चालन में रह जाते हैं। इस प्रकार का उपयोग कई बड़े जो निर्माण क्षेत्र हैं वहां पर इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिससे बारीक रेत प्राप्त हो सके। एक अन्य क्रियाकलाप द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। कक्षा में एक चालनी, छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाएंगे। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करेंगे। अब चौक का पाउडर बनाएंगे तथा उसके आटे के साथ मिलाएंगे। इस मिश्रण का चालन करेंगे। क्या हम चालन द्वारा चौक पाउडर तथा आटे को पृथक कर सकते हैं?
चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिसके आमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जा सकता है। अतः दो विभिन्न आमाप के जो पदार्थ हैं यदि उनको मिक्स कर दिया जाए तो उनको हम चालन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, जिस प्रकार हमने प्रयोग द्वारा देखा। इस प्रकार हमने आज के अध्ययन बिंदु में देखा कि किस प्रकार पृथक्करण की विधियों का उपयोग करके हम विभिन्न पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं। अध्ययन बिंदु पर आधारित कुछ गृहकार्य प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। दूसरा प्रश्न, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? समझाइए। तीसरा प्रश्न, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? लिखिए। विद्यार्थियों से अनुरोध है इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।